सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सड़कों पर सिर्फ घोड़े चलते थे, जहां स्पीड का मतलब स्टीम था और मोबिलिटी एक प्रिविलेज, सपना नहीं। और इसी दुनिया में एक छोटे से जर्मन टाउन से एक लड़का उठता है, बिना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, बिना पैसों के, लेकिन एक जिद के साथ। एक इंजीनियर जिसका बचपन लॉस और स्ट्रगल से गुजरा, जिसका विजन अपने टाइम से काफी आगे था और जिसकी इन्वेंशन पहले मजाक समझी गई। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये कहानी फेलियर्स के बाद उठने की है, अपनी कंपनी का कंट्रोल खोने के बाद अपने ही सपने को जिंदा रखने की। ये है कार्ल बेंज का सपना, जिसे दुनिया ने ऑटोमोबाइल से पहचाना। नवंबर 1844 जर्मनी के एक टाउन मूलबर्ग में एक मिडिल क्लास फैमिली में कार्ल बेंज का जन्म होता है। उनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे जो मशीन्स और रेलवे की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन कार्ल की लाइफ में स्टेबिलिटी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तो उनके फादर का देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी उनके माँ पर आ गई। फाइनेंशियल कंडीशन काफी टफ थी, कई बार घर में बेसिक नेसेसिटी तक की कमी रहती थी। फिर भी कार्ल की मां ने डिसाइड किया कि अपने बेटी की पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उनकी मेहनत और सपोर्ट की वजह से कार्ल स्कूल जा पाए, जहां उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना ब्रिलियंस दिखाना शुरू कर दिया। स्कूल डेज में ही कार्ल बेंज का इंटरेस्ट केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में क्लियर नजर आने लगा। मैकेनिक्स कैसे काम करती है, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या है, ये सब चीजें कार्ल को बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में कार्ल बेंज ने अपनी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। उन्होंने अपने फादर के फुटस्टेप फॉलो करने का फैसला किया और कार्ल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। इतनी छोटी एज में इंजीनियरिंग जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड में एंट्री लेना उस टाइम में काफी रेयर बात थी, लेकिन कार्ल के लिए मशीन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। उस दौर में टेक्नोलॉजी का मतलब ज्यादातर स्टीम इंजन होता था। फैक्ट्रीज, ट्रेन, सब कुछ स्टीम पावर पर चल रहे थे, लेकिन कार्ल बेंज का विजन थोड़ा डिफरेंट था। वो सिर्फ एग्जिस्टिंग पावर को इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, बल्कि व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट को रीथिंक करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो इंडिविजुअल मोबिलिटी को पॉसिबल बना सके। जब कार्ल सिर्फ 19 साल के थे, उनके रियल वर्ल्ड स्ट्रगल शुरू हुई। अगले 7 साल तक उन्होंने इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब्स की, काफी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ग्राउंड लेवल चैलेंज फेस किया। ये सारे एक्सपीरियंस सिर्फ जॉब नहीं थे, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग थी, मशीन को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि रियलिटी में समझने का फेस। 1871 में जब कार्ल बेंज 27 साल के थे, उन्होंने अगस्त श्नीडर के साथ मिलकर मैनहमन में अपना खुद का आयरन फाउंड्री स्टार्ट किया। इसी फेज में कार्ल की मुलाकात बर्था रिंगर से हुई, जो आगे चलकर उनकी वाइफ ही नहीं बल्कि उनकी जर्नी का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम सपोर्ट बनने वाली थी। इसी दौर में कार्ल बेंज सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि कंटिन्यूअस इनोवेशन में लगे हुए थे। इंजन स्पीड रेगुलेशन, बैटरी बेस्ड इग्निशन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच और वाटर रेडिएटर जैसे आइडिया पर उनका काम आगे चलकर मॉडर्न ऑटोमोबाइल का फाउंडेशन बना। लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया और कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा। धीरे धीरे कार्ल का कंट्रोल कम होता गया और जब उनके पास सिर्फ 5% शेयर बचे तो उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ टाइम बाद कार्ल बेंज की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। मैक्स रोज और फ्रेडरिच विल्हेमन के साथ मिलकर उन्होंने बेंज एंड सी स्टेबलाइज की। इस बार फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल था, इंडस्ट्रियल मशीन और स्टेशनरी गैस इंजन, जिससे कंपनी की स्टडी इनकम मिलने लगा। कंपनी स्टेबल हुई और कुछ ही सालों में लगभग 25 एम्प्लॉय का स्टाफ तैयार हो गया। जैसे ही फाइनेंशियल प्रेशर कम हुआ, कार्ल फिर से अपनी असली ड्रीम की तरफ लौट आए, हॉर्स और स्टीम से अलग गैस इंजन पर चलने वाली गाड़ी। और इसी विजन के साथ 1885 में दुनिया का पहला ट्रू ऑटोमोबाइल बना। 1886 में जब ये व्हीकल पब्लिक रोड पर निकली तो लगभग 7 एम्पियर्स की स्पीड को लोग देखकर हैरान रह गए। कुछ इम्प्रेस थे, कुछ एक्साइटेड और कुछ लोगों ने कहा ये मशीन रोड पर ब्लास्ट हो सकती है। 1888 में कार्ल बेंज ने ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। दुनिया में पहली बार कार सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कमर्शियल बन रही थी। इस पूरी जर्नी में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी वाइफ बर्था बेंज थी, जो हर स्टेज पर कार्ल के विजन पर भरोसा करती रही। 88 की एक सुबह कार्ल बेंज सभी सो रहे थे और उसी वक्त बर्था बेंज ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज करने वाला था। बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी परमिशन के, बर्था अपने 2 बेटों के साथ कार्ल की ऑटोमोबाइल लेकर निकल पड़ती है अपनी माँ से मिलने फोर्जाइम, जो मैनहमन से लगभग 66 माइल दूर था। उस टाइम की रोड्स कार के लिए बनी ही नहीं थी, धूल, पथरीले सड़कें जो सिर्फ हॉर्स के लिए यूज होती थी। लेकिन लगभग 12 घंटे में बर्था और उनके 2 बेटे सेफली फोर्जाइम पहुंच गए। ये दुनिया की पहली लॉन्ग डिस्टेंस ऑटोमोबाइल जर्नी थी, जो किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि एक बिलीवर ने कंप्लीट की। इस ट्रिप के बाद बेंज मोटर वैगन सिर्फ एक इनोवेशन नहीं रहा, लोगों ने पहली बार देखा कि ये मशीन सिर्फ चल ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में यूज भी हो सकती है। मीडिया अटेंशन मिला, पब्लिक क्यूरियोसिटी बढ़ी और कार्ल बेंज का आइडिया फाइनली एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। कुछ ही टाइम बाद बेंज एंड सी जर्मनी की लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर बन गए। जैसे जैसे कार्ल बेंज का नाम ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में राइवलरी भी जन्म ले रही थी। जर्मनी में ही एक और पावरफुल फोर्स उभर रही थी, डाइमलर मोटर वैगन, जिसे लीड कर रहे थे गॉटलेब डाइमलर एंड विल्हेमन मेबैक।
दोनों के पास सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रिलियंस ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस कनेक्शन और मार्केट का डीप अंडरस्टैंडिंग भी थी। 1892 में डाइमलर की पहली कार सेल होती है। जल्दी ही वो एक बिग इनोवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रंट इंजन लेआउट, जो बाद में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। उनका मॉडल डाइमलर फ्यूनिक्स परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों में बेंज के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। टाइम के साथ डाइमलर ने अपनी कार्स को एक नया नाम दिया, मर्सिडीज, जो आगे चलकर लग्जरी और स्पीड का सिंबल बनने वाला था। कंपटीशन सिर्फ फैक्ट्रीज तक लिमिट नहीं रहा। डाइमलर ने कार रेसेस और हिल क्लाइंबिंग कंपटीशन में एंट्री ली, जहां स्पीड और पावर का रियल टेस्ट होता है। ये रेसेस असल में रोलिंग एडवर्टाइजमेंट थी। बेंज के लिए ये एक वेकअप कॉल था। कंपटीशन का जवाब देने के लिए बेंज ने अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस बढ़ाया और 1908 में एक 120 हॉर्स पावर रेसिंग कार इंट्रोड्यूस की। लेकिन स्पॉटलाइट तब पूरी बेंज के नाम हुई जब लॉन्च हुई 200 हॉर्स पावर ब्लिट्ज एंड बेंज। ये कार अपने टाइम से बहुत आगे थी। जब इसने लगभग 140 माइल्स पर आवर की स्पीड अचीव की तो पूरी दुनिया का अटेंशन बेंज ब्रांड पर आ गया। रेसिंग ट्रैक पर जो राइवलरी चल रही थी वही राइवलरी ऑटोमोबाइल इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक पुश कर रही थी। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1 का दौर। जंग के बाद जर्मनी को डिफीट का सामना करना पड़ा और पूरा देश एक सर्वाइवल इकोनॉमिक रिसेशन में चला गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस प्रेशर से बच नहीं पाई। डिमांड गिर रही थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। इसी सिचुएशन में बेंज एंड सी और डाइमलर मोटर्स ने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। 1924 में दोनों कंपनीज ने पार्टनरशिप की, जिसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स को कंबाइन करने का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अपना इंडिविजुअल नेम रिटेन किया गया। आइडिया सिंपल था, कॉस्ट कट करने के लिए बिजनेस को जिंदा रखना। लेकिन जर्मन इकोनॉमी और ज्यादा वीक होती चली गई और सिर्फ कॉर्पोरेशन काफी नहीं था। आखिरकार 1926 में दोनों कंपनीज ने कम्प्लीटली मर्ज करने का फैसला किया और एक नया नाम सामने आया, डाइमलर बेंज। इसके बाद व्हीकल्स को ऑफिशियली मर्सिडीज बेंज के नाम से रीब्रांड किया गया। मर्ज के बाद कुछ आइकॉनिक कार इंट्रोड्यूस हुई, जैसे मर्सिडीज बेंज टाइप 630 और फिर हाई परफॉर्मेंस मॉडल एस, SS और SSK। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि रॉ पावर का सिंबल था। इनका डिजाइन एक लेजेंडरी इंजीनियर ने किया था, फर्डिनेंड पोर्शे, जिन्होंने परफॉर्मेंस कार की डेफिनेशन ही बदल दी। लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव को देखने से पहले ही ऑटोमोबाइल्स के फाउंडर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्ल बेंज का देहांत 1929 में 84 साल की उम्र में हुआ। वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए थे जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि मॉडर्न मोबिलिटी का फाउंडेशन बन चुकी थी। 1933 में जर्मनी में पावर का बैलेंस बदलता है जब अडोल्फ हिटलर राइज करता है। उनका विजन क्लियर था, दुनिया को जर्मनी के इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ दिखाना। इसी मिशन के अंदर डाइमलर बेंज के हैवी सब्सिडीज दी गई ताकि कंपनी ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। 1934 से 1939 के बीच डाइमलर बेंज के सिल्वर रेस कार्स ने ग्रैंड प्रिक्स सर्किट को डोमिनेट किया। स्पीड, प्रेसिजन और टेक्नोलॉजी सब कुछ एक स्टेटमेंट बन चुके थे। लेकिन 1939 में पिक्चर फिर से बदल जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है और मोटर स्पोर्ट एक साइड हो जाता है। डाइमलर बेंज का फोकस सिविलियंस कार से शिफ्ट होकर मिलिट्री प्रोडक्शन पर चला जाता है। कंपनी नाजी आर्मी के लिए मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चर करने लगती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिमांड्स पूरी करने के लिए कंपनी ने लगभग 6300 फोर्स लेबर का यूज किया था, जो इस लेगेसी को एक डार्क चैप्टर बना गया। 1945 में जब वॉर खत्म होती है, डाइमलर बेंज ऑलमोस्ट जीरो पर आ चुकी थी। फैक्ट्रीज डिमांड्स, रिसोर्स खत्म और फाइनेंशियल वाइप आउट। सिंपल वर्ड में कंपनी को फिर से सब कुछ शुरू करना था। सर्वाइवल के लिए उन्होंने लग्जरी और रेसिंग छोड़कर नेसेसिटी पर फोकस किया। पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स और डिलीवरी वैन्स बनाए गए, जो उस वक्त जर्मनी को सबसे ज्यादा चाहिए थे। 1947 तक डाइमलर बेंज वापस पैसेंजर कार प्रोड्यूस कर रही थी और जैसे ही स्टेबिलिटी आई, ब्रांड ने अपनी असली आइडेंटिटी याद की, परफॉर्मेंस। 1950 में मोटर स्पोर्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। 1954 तक कंपनी ने $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ फाइनेंशियल रिकवरी नहीं थी, ये एक कमबैक स्टोरी थी। कार्ल बेंज का सपना, जो एक छोटी वर्कशॉप से शुरू होता था, वॉर्स, राइवलरी और फेलियर से गुजरते हुए जिंदा रहा। मर्सिडीज बेंज की कहानी सिर्फ कार्स की नहीं है, ये रिलायंस, रिनोवेशन और रेंटलेस इनोवेशन की कहानी है। और शायद इसीलिए मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक ब्रांड नहीं, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का सिंबल बन चुकी है।